ऐ उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं, ऐ उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं, तू छीन सकती है बचपन मेरी पर बचपना नहीं, तू छीन सकती है बचपन मेरी पर बचपना नहीं। हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल नहीं बुरा होता। बुझ जाती हिंदी ये कभी तेल की भी कमी से, हर बार कसूर हवा को नहीं होता। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे लाइव क्लास में। सभी स्टूडेंट जो है, जो भी अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े, सभी से आग्रह है जो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएं। हमारा क्लास जो है शुरू होने वाला है, अब शुरू ही हो गया है, समझ लीजिए शुरू हो गया है, ठीक है। आज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा जो अभी का टॉपिक होगा, ये आपका पार्ट तीसरा ना होगा, क्या होगा? 3 नंबर पार्ट होगा। इसके पहले सब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पार्ट में लगभग 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन कर चुके थे। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, 120 से आगे 121 ले से क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो पहले यहाँ पर टॉपिक हमारा पार्ट रहेगा थर्ड, चैप्टर रहेगा फर्स्ट, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसका जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर चुके थे 120 क्वेश्चन तक। अभी हमारा पार्ट 3 चलेगा, है ना। इस चैप्टर में लगभग आपको 250 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, 250 ऑब्जेक्टिव प्लस यहाँ पर हम टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। हमारा जो अभी टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 121 से लेकर क्वेश्चन पर। फटाफट चलते हैं हम लोग अपने लाइव क्लास में, टॉपिक पर चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन, चलिए 121 नंबर क्वेश्चन से हमारा क्या होगा, शुरू होगा। इससे पहले हम लोग ने क्या किए थे, जो 1 से 20 तक क्वेश्चन को देख लिए थे, है ना। सभी विद्यार्थी जो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे, सभी से आग्रह जो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेंगे, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, 122 नंबर क्वेश्चन, और सॉरी 121 नंबर से होगा ना, हाँ 121 नंबर से होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन आपके सामने में है। स्टूडेंट जो भी अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े, सभी से आग्रह जो लाइव क्लास में जुड़ जाए। और आपको पता है, जो अगर आपको पता हो, जो आपका स्टूडेंट, आपका फ्रेंड लाइव क्लास में नहीं जुड़े, तो आप उसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो बोल दीजिए उसको संधू सर का लाइव क्लास जो है शुरू हो चुका है, जुड़ जाएंगे फटाफट। चलिए हम लोग अपने सेशन के ऊपर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि समय का जो है ना बहुत महत्व है, और समय आपको लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ आप सबके लिए। चलिए चालू करते हैं। चालू करें। क्वेश्चन है, पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? हकीकत बात है, जो पेड़ पौधे पुराने हो जाते हैं ना, उसका मूल रोम, जो मूल रोम होता है उसका अभाव हो जाता है, मूल रोम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी बिना मूल रोम के रहते हुए भी उन्होंने उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान कैसे हो जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने में है, किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, अंतर कोशिका अवस्थानों द्वारा, या फिर इनमें से सभी। किन के द्वारा? उन्होंने फिर से दोबारा कर लेते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। पुराने जड़ों में जो मूल रोम होते हैं वो खत्म हो जाने के बाद फिर भी गैसों का आदान प्रदान कैसे हो जाता है? क्या रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, अंदर कोशिका स्थानों द्वारा, या फिर इनमें से सभी? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है। चलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वात रंध्रों द्वारा। जब मूल रोम खत्म हो जाता है तो पेड़ पौधा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? वात रंध्रों के द्वारा। वात रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं? पेड़ पौधा अपना गैसों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 122, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? जो मूल रोम है उसके द्वारा जल का जो अवशोषण होता है, खींचने की शक्ति होती है, वह किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन आपके सामने में है, सही, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपके सामने में विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा, या फिर ए एवं बी दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, या फिर ए और बी दोनों सही है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। इसका सभी का कमेंट मेरे लिए जरूरी है, कमेंट बॉक्स में ABCD टाइप करना ना भूले। जो भी क्वेश्चन है ना उसका ABCD टाइप करना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट, चलिए, है ना। मूल रोम द्वारा क्वेश्चन है, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है? कैसे होता है फटाफट बताइए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब पेड़ पौधे में मूल रोम होते हैं जो, है ना, उसके द्वारा जो जल का अवशोषित किया जाता है वो परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा यहाँ पर जल का अवशोषित किया जाता है मूल रोमों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, शोषण की कौन सी क्रिया, अच्छा शोषण की कौन सी प्रक्रिया कोशिका गर्भ में होती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है शोषण की जो कोशिका गर्भ में होती है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आपके सामने में है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, या ETS, या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दे देना है आप लोगों को। 123 नंबर क्वेश्चन,
श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका गर्भ में होती है? चलिए बराबर बोलिए। सभी विद्यार्थी लैब क्लास में जुड़ जाएंगे। मस्ट वेलकम है सभी का। वेरी गुड। लव बहुत सारे विद्यार्थी अब तक लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। चलिए सही जवाब, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। जो श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका गर्भ में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब श्वसन की ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें कोशिका गर्भ होती है, तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 124 नंबर क्वेश्चन। एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? एटीपी एडिनोसाइन फास्फेट है ना, एडिनोसाइन फास्फेट एटीपी के जलीय विघटन के द्वारा कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने में 30.5 किलो जूल पर मोल है ना, या फिर 68.5 किलो जूल पर मोल, 129.5 किलो जूल पर मोल, या फिर 8.0 जूल पर मोल। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, 30.5। क्या हो जाएगा? 30.5। मतलब एक एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल क्या होती है? उत्पन्न होती है। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्ध होने पर पाइरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है ना? जब जंतु में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होता है, मतलब जब यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होती है, आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होती है, तो पाइरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? उस समय में पाइरुवेट किस यौगिक क्या कर रहे हैं? इस समय पाइरुवेट का रूपांतरण किस तरह से होता है, बनना किस तरह से होता है, किसके द्वारा होता है, यह भी आप समझ सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या फिर ग्लूकोज। ऐसा कौन सा ऐसा इसमें आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में होता है ना? किस यौगिक में होता है? फास्फोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या फिर ग्लूकोज। सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ऑप्शन आपके सामने में है, क्वेश्चन आपके सामने में, बस जवाब देना है आप लोगों को, सही जवाब देना है। चलिए वेरी गुड। सभी बच्चे को जो है लगभग सही क्वेश्चन के जवाब आ रहा है। बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। मतलब जंतुओं में जब आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने के कारण पाइरुवेट क्या करती है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा रूपांतरित होता है। लैक्टिक अम्ल के द्वारा क्या करता है? रूपांतरित करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वासन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, परवास, परश्वास। ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सांस को छोड़ते हैं और लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सभी लोग बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सा टिक कर रहे हैं, ठीक है। सभी का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो भी टाइपिंग कर रहे हैं ना, सबका मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और सभी का जो है कमेंट आना जरूरी है, सभी का जो है आंसर आना जरूरी है। ABCD बस आपको लिखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका परायक किसका उपयोग करते हैं? कोशिका जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वो किसके जरिए उत्पादन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। मैंने पिछले इसका जो है थ्योरी क्लास में मैंने बताया भी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए कोशिका परायक किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, अमीनो का, वसा अम्ल का, या फिर सुक्रोज का? किसका उपयोग करते हैं? चलिए अमीनो अम्ल का तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, वसा अम्ल भी जब विघटन होता है तब होता है कि नहीं? सुक्रोज तो पहले ऑलरेडी पेड़ पौधा
इसके बाद बनता है। तो सबसे पहले किसका उपयोग करता है? ऊर्जा में। ऊर्जा पूछेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 128 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है ना? किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। सभी का सही जवाब देना है इसका। चलिए सभी स्टूडेंट का जवाब सही होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने में है, कौन सी शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वैसी कौन सा शोषण है जिसमें ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ए और बी दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। वो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, फटाफट बोलिए। तो वायवीय शोषण में जो होती है ना, ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय शोषण होता है, मतलब इसमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली जो है गिल्स के जरिए क्या लेती है? सांस लेती है, मतलब गल्फर के जरिए सांस लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन आपके सामने में बिल्कुल स्पष्ट है, जो कह रहा है पेड़ पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वह किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है ना? किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है, या फिर जड़ के द्वारा होता है, टहनी के द्वारा होता है, या फिर तना के द्वारा? मेरे प्यारे स्टूडेंट, रंध्र के द्वारा होगा, क्योंकि जड़ों के द्वारा तो पानी का अवशोषण किया जाता है, टहनी तो फूड को इधर से उधर ले जाने का काम करता है ना, और तना में क्या होता है? ये भी यहाँ पर फूड स्टोरेज रहता है, ठीक है। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान करता है, तो पत्ती में पाया जाता है रंध्र, जिसको हम इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा के भी नाम से जाने जाते हैं। इसी के द्वारा क्या होते हैं? गैसों का आदान प्रदान होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ये तिलचट्टा होते हैं, झिंगुर जिसको अपने लोग मैथिली भाषा में बोलते हैं, है कि नहीं? उसमें तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने में 2 जोड़े, 8 जोड़े, 10 जोड़े, 6 जोड़े। जोड़े पूछ रहा है आपसे, पीस नहीं पूछ रहा है, जोड़े पूछ रहा है। फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 10। 10 जोड़े मतलब 20 पीस। कितना? 20 पीस नहीं कर सकते, मतलब 20 क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला नंबर क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। ऑप्शन आपके सामने में है, सूबे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचला हुआ बीज। ऐसा कौन सा ऐसा बीज है जो श्वसन के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है? इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? श्वसन के बारे में समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप लोगों से यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन आपके सामने में है, जो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन से बीज है? सूबे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, या फिर कुचला हुआ बीज। तो जो बीज को हम अगर अंकुरित हुआ रहता है, मतलब जिसमें अंकुर निकला हुआ रहता है, इसके माध्यम से हम श्वसन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के जो है अंतिम उत्पाद क्या कहलाते हैं? जो भी हम श्वसन लेते हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या कहलाते हैं? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। इसमें से क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसमें से सही ऑप्शन आप लोगों को फटाफट चूज करना है। चलिए सही ऑप्शन क्या करना है? चूज करना है। जब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं, जब श्वसन की जो अंतिम उत्पाद होती है ना, अंतिम भोजन होती है ना, तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जल भी होती है और ऊर्जा भी मिलती है कि नहीं? यह तीनों चीज पाए जाते हैं किसमें? श्वसन के अंतिम चरण में, अंतिम उत्पाद में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मतलब डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पौधे में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। कहां पर श्वसन होता है? कहां पर श्वसन होता है? श्वसन की क्रिया कहां पर होती है? श्वसन की क्रिया कहां पर होती है? ऑप्शन आपके सामने में है। ऑप्शन क्या है? आपके सामने में है। पौधे में श्वसन की क्रिया कहां पर होती है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, या फिर इनमें से सभी में। कहां पर? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन सभी का। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं पत्तियों में हो रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं जड़ में,
है ना। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी में। क्या पर सभी में। बहुत सारे बच्चे इसमें पत्तियों में मार रहे हैं, पत्तियां में तो होती भी होती है, लेकिन शोषण आपसे पूछ रहा है। तना में भी होता है शोषण, ठीक है, और जड़ में भी होता है। पत्ता में तो शोषण तो होता ही होता है, साथ ही साथ भोजन बनाने का भी काम करता है। चलिए, लेकिन जड़ सब भोजन नहीं बनाते हैं, डाली सब भोजन नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो उसमें सब कुछ हो जाता है, पौधे में शोषण का क्रिया होता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधे में शोषण की क्रिया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूछ रहा है आपसे। जो पौधे में जो शोषण की क्रिया होती है, इसके अंतर्गत अगर एक एटीपी को तोड़ते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन आपके सामने में है, जो 30.5 किलो जूल पर मीटर पर मोल, है ना, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। चलिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक एडीपी को तोड़ते हैं, 1 एडीपी को तोड़ने पर कितना ऊर्जा मिलता है, 30.5, कितना, 30 केजी मोल पर जूल पर मोल, यह हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। मतलब 30.5 कहां पर है, ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करते रहे, और सभी बच्चों से अनुरोध है, आप लोग समय समय पर लाइव में जुड़ते नहीं तो आपको बाकी टॉपिक छोड़ जाता है। कोई बात नहीं, आप फिर से इसके रिवर्स करके देख सकते हैं, आपका ये जो वीडियो ऐसा बना है ना, आपको यूट्यूब चैनल पर चल जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 37 नंबर क्वेश्चन, एस्टोमाटा के मुख्य कार्य क्या है। एस्टोमाटा जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, वो आपसे पूछ रहा है। क्या CO2 का निष्कासन करना, क्या CO2 का अवशोषण करना, जलवाष्प का निष्कासन करना, या फिर इनमें से सभी, सॉरी, ऑक्सीजन का क्या करना, निष्कासन मतलब बाहर निकालना, CO2 को बाहर से अंदर लेना, या फिर जलवाष्प का निष्कासन करना, या फिर इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो रंध्र होता है, एस्टोमाटा होता है, इसका काम सब कुछ होता है। मतलब CO2 को ग्रहण करेगा, CO2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को बाहर करेगा, और उसमें से कभी वाष्प सर्जन भी हो जाता है, मैंने बताया था। चलिए, इसका हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 136 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सभी का कमेंट जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात आप लोगों को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की, है ना, परिणति क्या होती है। जो श्वसन की जो अभिक्रिया होती है उस समय में, उसमें क्या कर रहा है, जो खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने में है, दहन, संश्लेषण, विघटन, परिवर्तन। Who is the बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, दहन होती है, संश्लेषण होती है, विघटन होती है, फिर परिवर्तन होती है। सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही जवाब देने वाले बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, वेरी गुड। हाँ, क्या होता है, पदार्थों का विघटन होता है, टूटना होता है। चलिए, क्या हो जाएगा, टूटना, विघटन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विघटन होना। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र, हम लोग मानव शरीर के अंदर में बंद तंत्र रहता है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में, ऊंट में, किसमें खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। सही बच्चों, इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, सभी बच्चों को देना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों को देना अनिवार्य है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, देखिए मेरे पास स्टूडेंट, ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना, यह हिमोसिन कहते हैं इसको, हिमोसिन, क्या कहते हैं, हिमोसिन, जो कि किसमें पाया जाता है, तिलचट्टा सब में पाया जाता है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तिलचट्टा। बी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और भी बहुत सारे जीव जंतु है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका केवल तिलचट्टा, इसलिए मैंने तिलचट्टा के बारे में बताया। चलिए, 139 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठों की संख्या कितनी, कोष्ठक नहीं, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब लोगों से पूछ रहा है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने में है, 2 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, 5 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर के हृदय में कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है किसमें, एक दिशीय होती है, द्विदिशीय होती है, बहुदिशीय होती है, इनमें से होती है। मतलब क्या करें क्वेश्चन, जो जल तथा लवण का जो बहाव होता है,
परिवहन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, है ना, तो वह हमेशा होता है कैसे, एक दिशा ही होती है, दोनों दिशा होते हैं, है ना, या फिर सभी दिशाओं होती है, या फिर इनमें से सभी होगा। फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जल और लवण का जो परिवहन होता है वह एक दिशा होती है, मतलब एक ही दिशा की तरफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है यकृत, प्लीहा, हृदय, आमाशय। यकृत, प्लीहा, हृदय और आमाशय। वो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, हृदय और आमाशय। फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब, फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा को ही कहते हैं लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 142। सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? पेस सेटर कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, हृदय लेख कहते हैं, फिर इनमें से सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा आलिंद को, सीरा आलिंद गांठ को क्या कहते हैं, है ना। सीरा आलिंद गांठ जो है एक प्रकार का विशेष तंत्र होता है, ठीक है, जो क्या करता है दाएं अलिंद की ओर दीवार में स्थित अवस्थित होता है, दाएं अलिंद की ओर दीवार में स्थित होता है। ठीक है, चलिए जिसे क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। मेरे प्यारे क्या कहते हैं इसे, पेस मेकर मशीन भी इसको नाम से जाना जाता है, पेस मेकर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े 143 नंबर क्वेश्चन कर उच्च ताप रक्त की, अच्छा उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, हृदयाघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर पक्षाघात कहते हैं। मतलब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन या फिर पक्षाघात। वो इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब दीजिए इसका। चलिए, है ना, किसी भी मनुष्य का जब ब्लड टेम्परेचर हाई हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन नहीं बोलते, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। रक्तचाप की जो तीव्रता बढ़ जाती है उसका बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, हाइपोटेंशन फिजिक्स में पढ़े होंगे। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हृदयाघात, पक्षाघात, हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन। सही जवाब दीजिए। क्या कर रहा है, जो मस्तिष्क का ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, सभी बच्चों का कमेंट मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सारे बच्चों को कमेंट देना बहुत जरूरी है ना। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, ठीक है, ना। अत्यधिक रक्तस्राव से क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मतलब हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में याद रखना है, न्यूट्रोफिल। अरे कहाँ भाग गया भाई। निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? द्विपाली, वृक्काकार का, बहुपाली या फिर ऐसाकारीय। ऐसा कौन सा आकार है जिसमें, है ना, जिसमें न्यूट्रोफिल का पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है? फटाफट जवाब इसका सही ऑप्शन, द्विपाली, वृक्काकार का, बहुपाली या फिर ऐसाकार का। कैसा पाया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी ने सही जवाब दिया, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुपाली हो जाएगा। न्यूट्रोफिलिन में किस प्रकार का? बहुपाली केंद्रक पाया जाता है। न्यूट्रोफिल में बहुपाली केंद्रक। चलिए इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है यकृत, प्लीहा, मज्जा, इनमें से कोई नहीं। अब ये जस्ट कुछ एक दो क्वेश्चन पहले थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए है ना, किस तरह से पूछा जाता है, विद्यार्थी को गुमराह किया जाता है ना, सारे टॉपिक का यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो आपको बेस्ट है जो इसको जो है अध्ययन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, लिखिए, समझिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको याद करते रहिए, माइंड में बैठाते रहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम रिवाइज करवा देते रहेंगे। इनमें से रक्त बैंक के नाम से, ब्लड बैंक के नाम से किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लीहा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? सब कुछ का चक्र होता है, साइकिल होता है, यही हो रहा है हृदय चक्र। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए इसका, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने में है, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड। चलिए फटाफट जवाब दीजिए।
हृदय में रक्त के भरने तथा पुनः उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया में, हृदय के अंदर रक्त भरने और उसमें से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हृदय साइकिल बोलते हैं, मतलब हृदय चक्र बोलते हैं। यह कितनी समय में पूर्ण हो जाती है? सही ऑप्शन है 1.8 सेकेंड, मतलब 1.8 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 1.8 सेकेंड में क्या करते हैं? अपनी साइकिल को पूरा कर लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कह मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचक दाब कितना हो जाता है? फटाफट जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए फटाफट, है कि नहीं? चलिए वेरी गुड, सही, ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचक दाब कितना होता है? लगभग में 120 mg, है ना, 150 mmHg, है ना, 90 mmHg, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो सही ऑप्शन जो क्या इसका 120, क्या आ जाएगा? 120 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120, हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। शरीर का रक्त दायां अलिंद में से किसमें प्रवेश करता है? 2 पश्च महाशिरा एवं 1 अग्र महाशिरा में। 1 अग्र महाशिरा और 2 पश्च महाशिरा, मतलब इसका मतलब होगा 2 पीछे का महाशिरा से, है ना, 2 पीछे का महाशिरा और 1 आगे का महाशिरा, या फिर 1 आगे का महाशिरा या फिर 2 पीछे का पश्च महाशिरा, 1 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा, या फिर 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा। इसमें से सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। शिरा का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है, दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, हिस्ट्री का भी चलेगा, हिस्ट्री का भी क्लास लगभग 3 चैप्टर तक करवा दिए हैं अभी तक। हाँ ठीक है, ठीक है, ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए बराबर जवाब इसका, सही जवाब दीजिए। इसका क्या होगा? 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा, है ना, 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा, मतलब शरीर का जो रक्त दायां अलिंद से बायां अलिंद में प्रवेश करता है, तो इसमें 2 अग्र सीमा शामिल रहता है, 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्च महाशिरा, 2 अग्र 1 पश्च, 2 अग्र 1 पश्च, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या जगह अशुद्ध रक्त में फेफड़ों से हृदय में जाता है? अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, रक्त कोशिका के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। शिरा और धमनी का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नस में शिरा और धमनी, 2 प्रकार का नस होता है, शिरा और धमनी। सही जवाब इसका जवाब दीजिए। चलिए, दाएं अलिंद में जाकर के एकत्रित हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर? दाएं अलिंद में, है ना, फुफ्फुस धमनी शिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त फेफड़ों से जाकर के दाएं अलिंद में स्टोर हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अच्छा, इस यही तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग जो है सेकंड में अध्ययन करेंगे। अभी तक मैंने यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है फिर पार्ट नंबर 4 में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक